अ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी शिवराज के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आपको दो कहानियां सुनाने वाला हूं। पहली कहानी दिल्ली की है और दूसरी कहानी मैंने हाल ही में मेरे गांव में सुनी थी। कहानी के बारे में कहूँ तो दोनों कहानियां बहुत ही अलग और दिलचस्प है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को यानी आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। बाकी आपको कहानी पसंद ना भी आए और लाइक करने का मन ना भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाता रहूंगा और ऐसे ही आपका मनोरंजन करता रहूंगा। तो अब आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अशोक है और वैसे तो मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। आज की पहली घटना जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो दिल्ली की है। मेरे साथ हुई यह घटना कुछ 6-7 साल पहले की है। उन दिनों मैं काम की तलाश में उत्तराखंड से दिल्ली आया हुआ था। पहले 1-2 हफ्तों में मैं रहने खाने का बंदोबस्त करने के साथ साथ काम की तलाश भी कर रहा था। करीबन कुछ 8 या 10 दिनों बाद मुझे एक मेरे साथ रहने वाले आदमी ने पूछा, गाड़ी चला लेते हो? मतलब कार, टैक्सी वगैरह, लाइसेंस है? उसका नाम अरविंद था और वो मेरे दिल्ली में आने से पहले ही उस किराए के घर में रहता था। यानी यूँ कहें कि हम एक ही कमरे में रहते थे। थोड़ी बहुत जान पहचान होने के बाद उसने मुझे ये सवाल किया था। मैंने जवाब में उसे कहा, हाँ, घाटियों में कच्चे संकरे रास्तों पर गाड़ी चलाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तब मुझे अरविंद ने कहा, लाइसेंस वगैरह सब है तो कल मेरे साथ चल, मैं मालिक से बोलकर देखता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ काम का इंतजाम जरूर हो जाएगा। अब जैसा कि अरविंद ने कहा था, दूसरे दिन वो मुझे अपने साथ ले गया और अपने मालिक से मिलाया। मालिक ने मेरी थोड़ी बहुत पूछताछ की और फिर कहा कि क्यों ना तुम दोनों एक साथ टैक्सी चलाओ, साथ रहते हो तो काम भी आसान हो जाएगा और रोज रोज गाड़ी यहाँ लाकर छोड़ने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। बाकी तुम आपस में डिसाइड कर लो कि कौन कब चलाएगा। बस हफ्ते के हफ्ते मुझे मेरे पैसे आने चाहिए। अब जो मेरा साथी था अरविंद, वो दिल्ली में ही टैक्सी चलाता था और मुझे टैक्सी नहीं चलानी थी, मुझे कोई और बड़ा काम चाहिए था। लेकिन अरविंद ने मुझे समझाया कि देख, तू रात में टैक्सी चला ले और दिन में दूसरा काम ढूंढते रहना, कहीं अच्छा काम मिल जाएगा तो टैक्सी चलाना छोड़ देना। अब मालिक दिल का अच्छा था तो उसे इस बात से कोई एतराज नहीं था। तो फिर पहले कुछ दिन तो अरविंद ने मुझे दिल्ली के कई सारे इलाके, कई सारी जगहों पर घुमाए, रास्तों की पहचान कराई ताकि बाद में मुझे टैक्सी चलाने में कोई दिक्कत ना हो। और आखिरकार वो दिन आ गया। मैं अकेला ही टैक्सी लेकर दिल्ली के रास्तों पर निकला। कुछ दिनों तक मैं यही करता रहा, मतलब रात में टैक्सी चलाना और दिन में काम ढूंढना। और फिर एक रात एक लड़की आकर मेरी टैक्सी में बैठ गई। उस रात 3-4 सवारियां करने के बाद मुझे नींद आने लगी थी और इसीलिए मैंने टैक्सी को एक शांत जगह पर पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। रात के कुछ 12-12:30 बज रहे थे। टैक्सी में बैठे बैठे मुझे झपकी आ रहे थे, बहुत आलस आ रहा था। दिन भर अलग अलग कंपनियों के चक्कर काट कर मैं बहुत थक जाता और रात में नींद के साथ छुपन छुपाई का खेल चलता। मैं जब झपकियां ले रहा था तब मुझे महसूस हुआ कि कोई टैक्सी के कांच के पास खड़ा है। मैंने देखा तो वो कोई लड़की थी, किसी तरह का शाही पोशाक या फिर शादी का जोड़ा पहने हुए। मैंने कांच को नीचे किया, लेकिन पीछे आंखों पर पड़ रही स्ट्रीट लाइट की रोशनी के कारण मैं उसे ठीक से देख न सका। तभी उस लड़की ने कहा, मुझे घर जाना है। मैंने अपने चेहरे को हथेली से पोंछते हुए उसके सवाल को समझने की कोशिश की। नींद में होने के कारण पहले तो मैं कुछ समझा ही नहीं। मैंने फिर उसे पूछा, जी कहा? मुझे घर जाना है। उसने वही वाक्य दोहराया। उसकी आवाज में एक तरह का रूखापन था। मैंने कहा कि जी हाँ, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आपका घर कहाँ है? तो वो लड़की सीधे आकर टैक्सी में बैठ गई और उसने आगे हाथ करते हुए मुझे आगे चलने का इशारा किया। मैंने टैक्सी के बाहर सिर निकालते हुए सामने और पीछे नजर घुमाकर देखा। वो रास्ता एकदम सुनसान था, आसपास कुछ भी नहीं था, कोई गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे लगा कि शायद वो लड़की डरी हुई है, तो इसलिए मैंने उसे कुछ कहा नहीं। जी आप मुझे बस रास्ता बता देना, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। जवाब में उस लड़की ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाया। मैंने गाड़ी चालू की और आगे चलने लगा। उसने मुझे जैसा बताया था, यानी जहाँ जहाँ इशारा किया, मैं टैक्सी को वहाँ मोड़ता चला गया। कुछ देर बाद हम किसी जंगल जैसे सुनसान रास्ते पर थे। अब मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी। एक तो मैं दिल्ली में नया था और दूर दराज के सुनसान रास्तों से अनजान था। मैंने घबराते हुए सामने फ्रंट मिरर में देखकर पूछा, जी और कितना दूर है आपका घर? उसने अपनी पथरीली बेजान आंखों से मुझे देखा। बिना पल के झपकाए वो कुछ देर मुझे देखती रही। तब अचानक मुझे टैक्सी के सामने कुछ परछाई सी महसूस हुई। मेरी टैक्सी के ठीक सामने फुल बीम हेडलाइट में मैंने देखा कि सामने एक लंबे बालों की महिला सफेद कपड़े पहने हुई रास्ते के बीचों बीच खड़ी है। मैंने जितना हो सकता था उतना ब्रेक लगाया, लेकिन कुछ देर के लिए ध्यान हटने के कारण बहुत देर हो चुकी थी। टैक्सी रुकी और मैं देखने बाहर भागा। मैं हड़बड़ाकर यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन वो महिला मुझे कहीं नहीं दिखी। आसपास कुछ भी नहीं था सिवाय एक टूटे साइन बोर्ड के, जो एक खंबे से लटका हुआ था और जिस पर लिखा था रिस्ट्रिक्टेड एरिया। एक पल के लिए मेरी जान ही निकल गई थी। कुछ देर के लिए मुझे लगा कि मैंने किसी को मार दिया है, लेकिन वहां किसी को न पाकर मुझे राहत महसूस हुई। मैं वापस गाड़ी में जाकर बैठ गया। पता नहीं वो क्या था, एक पल के लिए लगा कि मैंने किसी को उड़ा दिया है।
और ऐसा करते हुए मैंने एक बार फिर मिरर में देखा, लेकिन अब पिछली सीट पर कोई नहीं था। इस बार मैंने पलट कर देखा, पर सच में वहां कोई भी नहीं था। मैं गाड़ी से बाहर उतरकर यहाँ वहां देखने लगा, नीचे झुककर भी देखा, पर वो लड़की जैसे अचानक ही कहीं गायब सी हो गई थी। पहले तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया कि ये लड़की बिना पैसे दिए मुझे फंसा कर चली गई है, लेकिन फिर सोचा कि शायद हो सकता है कि वो डरी हुई हो या उसके पास पैसे ना हो, इसलिए वो चुपचाप निकल गई होगी। मैंने अपनी टैक्सी मोड़ ली और वापस उसी रास्ते पर चला गया जहां से मैं आया था। मैंने वहीं एक पेड़ के पास गाड़ी खड़ी कर दी और आराम से बैठ गया। मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो आखिरकार मैं वहीं सो गया। सुबह होते ही मैं घर की ओर निकल पड़ा। टैक्सी घर के बाहर खड़ी की और सीधे अपने बिस्तर में लुढ़क गया। थोड़ी नींद पूरी करने के बाद मैंने फिर वही किया जो मैं हर रोज किया करता था, दिन भर नौकरी ढूंढना, यहाँ वहां घूमकर शाम को वापस घर आना। अब ऐसा नहीं था कि मुझे कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी, पर मुझे जिस तरह की नौकरी की तलाश थी वो वैसी नौकरियां नहीं थी। किसी को एक्सपीरियंस चाहिए था तो कहीं सैलरी बहुत कम थी। रात जब अरविंद घर आया और टैक्सी की चाबी मेरे हाथ में थमा दी, तब मैं खाना खाकर निकलने के लिए तैयार ही बैठा था। जाते जाते मैंने अरविंद से कहा, अरे कल बीच रात एक लड़की अचानक मेरी टैक्सी में आकर बैठ गई। मैंने पूछा कि कहाँ जाना है, तो सिर्फ उसने कहा कि घर जाना है। अच्छे कपड़े थे, लगा कि घबराई हुई है। अरविंद ने मुस्कुराकर मुझे देखा, किसी अमीर घर की लड़की होगी, पब वगैरह में नशा कर ये रात में रास्तों पर भटकता रहता है। तो फिर तूने क्या किया, उसे उसके घर छोड़ा या कुछ और किया? हाँ, मैं उसकी मुस्कुराहट को देख समझ गया कि वो क्या कहना चाहता था। नहीं यार, वो तो बात भी नहीं कर रही थी। फिर टैक्सी जब एक सुनसान जगह पहुंची तो मैंने फिर उसे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है। तब तो वो मुझे घूरने लगी। अब उसको देखने के चक्कर में मेरा सामने से ध्यान हट गया और तभी मुझे लगा कि मैंने किसी को कुचल दिया है। उतर कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, और फिर वापस गाड़ी में बैठा तो लड़की भी गायब थी, और वहां आसपास इतना अंधेरा था कि वो चुपचाप अंधेरे में कहीं निकल गई। मैंने भी उसे नहीं ढूंढा, सोचा कि शायद डरी हुई होगी। अरविंद ने फिर एक सवाल किया, वो कोई भूत वूत तो नहीं थी ना? ठीक से देखा था ना तूने? मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया। मुझे सोचता देख अरविंद ने आगे कहा, अरे यहाँ दिल्ली में कई ऐसी भूताह जगह है, मालचा महल, कुतुब एनक्लेव, दिल्ली का वो जंगल। देख, रात में टैक्सी वाले ऐसी जगह के आसपास भी नहीं भटकते हैं। तू भी एक बात याद रख कि जिस जगह को तू जानता नहीं है वहां जाने से पहले ही मना कर दिया कर। किसी परेशानी में फंसने से तो अच्छा है ना। मैंने अपना सिर हिलाकर उसे जवाब दिया और वहां से चला गया। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और फिर मेरी जिंदगी की वो सबसे भयानक रात आ गई। उस दिन शाम से ही बारिश हो रही थी, रह रहकर बादल गरज रहे थे और मैं टैक्सी के अंदर बैठकर रेडियो पर गाने सुन रहा था। अचानक रेडियो में कुछ खराबी हुई, आवाज खरखराने लगी। पता नहीं चला कि अचानक उसे क्या हो गया, और जब मैं रेडियो देख रहा था उसी पल किसी ने बाहर से टैक्सी की कांच पर नॉक किया। बारिश के कारण गाड़ी के सभी कांच बंद थे। मैंने कांच को थोड़ा नीचे किया तो वो एक लड़की थी। बारिश होने के कारण उसने अपना चेहरा ढक लिया था और वो तेज बारिश में भीग रही थी। मैंने उससे पूछा कि कहाँ जाना है, तो उसने हाथ से सामने के रास्ते को इशारा किया। अब वो लड़की बारिश में भीग रही थी, इसलिए मैंने तुरंत उसे अंदर बैठने के लिए कहा। फिर वो जैसे ही गाड़ी में बैठी, मैंने फिर उसे पूछा, बताइए कहाँ जाना है। उस लड़की ने फिर से हाथ आगे कर सामने इशारा किया और तब मैंने महसूस किया, मुझे लगा जैसे एक पल के लिए उसकी आंखें चमक उठी हो। कुछ देर के लिए मैं स्तब्ध बैठा रहा, पता नहीं, पर अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि कहीं ये वही उस रात वाली लड़की तो नहीं जो गाड़ी से अचानक गायब हुई थी। और उस ख्याल के बाद एक दूसरा ख्याल आया कि ये सच में कोई भूत वूत तो नहीं। अब पहाड़ी इलाकों में रहने के कारण मुझे इतना तो पता था कि ऐसी अनजान अनचाही आत्माओं को, भूतों को पहले ही मना करना चाहिए। एक बार अगर आपने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी तो आप उन्हें एकदम से मना नहीं कर सकते, और मेरी तरफ से उसे गाड़ी में बिठा लेना एक तरह की अनुमति ही थी। मुझे पता भी नहीं था कि वो सच में भूत है भी या नहीं, पर इस बार मैं सतर्क हो गया। मैं टैक्सी को फिर उसी सुनसान रास्ते पर ले आया और गाड़ी को उसी जगह के आसपास कहीं रोक दिया जहां वो पिछली बार गायब हुई थी, पर इस बार उसने मुझे और आगे चलने का इशारा किया। अब मुझ में डर थोड़ा और बढ़ गया था। मुझे लगा कि मैं इसे यहीं छोड़कर निकल जाऊंगा, इस झंझट से छूट जाऊंगा, पर शायद अब मैं फंस गया था। मैं चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। गाड़ी सुनसान रास्ते से गुजरकर अब गलियारों से गुजर रही थी। आसपास कुछ बिल्डिंगें थी, पर उन्हें देख लगा जैसे वो स्मशान में बनी कब्रें हो। वहाँ किसी भी घर में लाइट नहीं थी, सब तरफ बस घना अंधेरा था। कोई आवाज़ नहीं, कहीं कोई हलचल तक नहीं। गलियारे सुनसान और वीरान थे। अब बारिश कम तो हो गई थी, पर वहाँ का सन्नाटा बहुत भयानक था। उस माहौल से मेरे अंदर और डर बढ़ता गया। मैंने सामने मिरर में देख पूछना चाहा कि टैक्सी कहाँ रोकनी है, पर मैंने देखा कि पिछली सीट पर अब कोई नहीं था। मैंने एकदम से टैक्सी को रोक दिया। फिर से एक बार धीरे से नजर उठाते हुए मिरर में देखा, और सच में पीछे कोई भी नहीं था। मेरे दिमाग ने अब काम करना ही बंद कर दिया। ये लड़की अचानक कहाँ गायब हो गई? मैंने तो गाड़ी कहीं पर रोकी भी नहीं थी। उस जगह में इतनी ठंड थी कि पूछो मत। बारिश थी लेकिन
ऐसा लग रहा था जैसे अचानक से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई हो। सच कहूं तो उस ठंड में भी मुझे पसीने छूट रहे थे। मैंने जानबूझकर एक दो बार अपना गला साफ किया ताकि अगर कहीं कुछ हो तो जवाब में कुछ हलचल, कोई आवाज सुनाई दे। पर फिर लगा शायद ये उसकी जगह है, उसे यहीं उतरना होगा। मैंने एक बार फिर से हिम्मत कर मुड़कर पीछे देखा। पिछली सीट पर कोई नहीं था और तब मैंने सोचा कि अच्छा हुआ कि मुसीबत छूट गई। अपने अंदर राहत महसूस करते हुए मैंने गहरी सांस ली और अगले ही पल मुझे हेडलाइट की रोशनी में कुछ दिखाई दिया। मैंने देखा कि सामने बिल्डिंग के गलियारे से कोई परछाई निकलकर दूसरे गलियारे की ओर जा रही है। वही सफेद पोशाक, सफेद कपड़े और एक ठंडी धीमी चाल। वो देख मैं एकदम से शांत हो गया। बिना किसी हलचल के सीधे सामने देखता रहा। लगा जैसे मेरी बारीक हलचल कहीं उसका ध्यान आकर्षित न कर ले। अब तक मैं समझ गया था कि ये कोई सामान्य जगह नहीं है। पर तब चलते चलते अचानक ही वो परछाई रुक गई और धीरे से उसने अपनी गर्दन मोड़ते हुए मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट इतनी डरावनी थी, इतनी भयानक थी कि स्टीयरिंग पर रखे मेरे हाथ थरथराने लग गए। मैंने अपने हाथ से अपना मुंह बंद कर लिया ताकि मुंह से आवाज भी ना निकले। अचानक गाड़ी की हेडलाइट भग करके बंद हो गई और एक तेज सनसनाहट मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। एक अनचाहा डर पूरे शरीर पर हावी होता गया। वहां आसपास कुछ भी नहीं था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आसपास झिंगुरों की आवाज तेज होती चली गई। मैं टैक्सी को स्टार्ट करने के लिए झटपटाहट करने लगा और किसी तरह टैक्सी को स्टार्ट किया। टैक्सी को पीछे मोड़ने लगा, रिवर्स किया और वापस निकला। वहां से कुछ दूर ही गया था कि मुझे हेडलाइट की रोशनी में फिर वही लड़की सामने खड़ी दिखाई दी। वो दूर रास्ते में बीचों बीच खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, गाड़ी को रोकूं या आगे निकल जाऊं। पर मैंने हिम्मत की और मैंने टैक्सी को बिल्कुल भी नहीं रोका। टैक्सी को उसके बगल से होता हुआ आगे ले गया। फिर वहां से काफी दूर जाने के बाद मैंने एक स्ट्रीट लाइट के नीचे गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी रोक मैं वहीं रुका, पसीना पोंछा। थकावट के कारण स्टीयरिंग पर सर रखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से अपने आप को शांत करने लगा, समझाने लगा। मुझे घर जाना है। मैंने एकदम से अपनी सांसें रोक ली। आंखें खोलने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। वो आवाज जानी पहचानी थी। मैंने कसकर स्टीयरिंग को पकड़ लिया और मन ही मन में सोचने लगा कि टैक्सी को छोड़कर यहाँ से भाग जाता हूँ। और मैंने थरथराते हाथ से दरवाजा टटोला और झट से दरवाजा खोल नीचे कूद पड़ा। लड़खड़ाते हुए भागने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ, मैंने देखा कि मैं उसी जगह पर कब्रिस्तान जैसी दिखने वाली बिल्डिंगों के बीच खड़ा हूँ। मेरे आसपास सब तरफ खंडहर जैसी बिल्डिंगें थी, शांत, सुनसान और अंधेरे में डूबी हुई। मैं घबरा कर उस अंधेरे में यहाँ देख रहा था और उस पल, उस सन्नाटे में आसपास कहीं से एक हंसी गूंज उठी। उस हंसी को सुन मुझे डर का इतना भयानक एहसास हुआ जो मैंने पहले कभी नहीं किया होगा। मेरी धड़कनें इतनी तेज चल रही थी कि मानो जैसे मेरी नसें फटने वाली हो। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ये सब सच है या कोई छलावा है। मैंने भगवान का नाम लेना शुरू किया। मैं अपने आप ही हनुमान चालीसा बोलने लगा। वो लड़की, वो आत्मा मेरे सामने खड़ी मुझे देख अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी और यहाँ मैं खड़े खड़े हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था। पर जैसे जैसे मैं हनुमान चालीसा बोलता गया, लगा जैसे कोई अनजान शक्ति मेरे आसपास आकर खड़ी हो गई है। मुझे अपने अंदर एक तरह की ऊर्जा महसूस होने लगी और फिर मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलने लगा। उसी हिम्मत के साथ मैं गाड़ी में बैठा और गाड़ी को दुगनी रफ्तार से भगाता हुआ फिर से उस वीरान जगह से बाहर निकला। इस बार मैंने गाड़ी को कहीं नहीं रोका, सीधे घर ले गया। टैक्सी को घर के सामने खड़ा कर भागता हुआ घर के अंदर घुसा। दरवाजे की खड़खड़ाहट सुन अरविंद जाग चुका था। मैं जाकर अपने बिस्तर में लेट गया था पर मैं तब भी हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और तेजी से कांप रहा था। मैंने जब से उस भूत को देखा था तब से मैं लगातार हनुमान चालीसा बोले जा रहा था। मेरी हालत देख अरविंद ने मेरे पास आकर पूछा, क्या हुआ है तुझे, कुछ गलत देख लिया क्या? पर मैं एक मिनट भी नहीं रुका, बस हनुमान चालीसा बोलता रहा। वो भी चुपचाप बैठ गया और मेरे शांत होने का इंतजार करने लगा। पता नहीं कब मैं शांत हुआ और तब मुझे महसूस हुआ कि मेरा मुंह दर्द कर रहा है। अरविंद ने मुझे पानी पिलाया और बस मेरे सर को और पीठ को थपथपाता रहा। उसने मुझे बस आराम करने के लिए कहा। सुबह जब मैं उठा तब 11 बज रहे थे। अरविंद ने मेरे लिए नाश्ता और चाय बनाकर मेरे जागने का इंतजार कर रहा था। मेरी तबीयत को देख उस दिन वो टैक्सी पर नहीं गया और तब जाकर मैंने उसे बताया कि रात मेरे साथ क्या क्या हुआ था। उस लड़की के बारे में, उस भूतहा जगह के बारे में बताया। सब कुछ सुनने के बाद उसने मुझे कहा कि कल रात अमावस की रात थी और शायद मैं टैक्सी लेकर ऐसे जगह पर रुका था जहां से आत्माएं गुजरती है और इसलिए उस आत्मा ने मुझे पकड़ लिया और मुझे अपने साथ लेकर चली गई। मैंने जब उसे उस भयानक जगह का वर्णन किया तब उसने मुझे बताया शायद वो जगह कुतुब एन्क्लेव में बसी वो भूतिया बिल्डिंग हो सकती है जहां अब कोई नहीं रहता। काफी साल पहले लोग वहां रहने गए थे पर कुछ ही दिनों में बाहर रहने वाले लोगों को अजीब अजीब एहसास होने लगे।
कभी कोई औरत पेड़ से लटकी दिखाई देती, तो कभी दीवारों पर परछाइयां रेंगती हुई नजर आ जाती। कभी कभी कोई दीवारों पर छत पर उल्टा चिपका हुआ दिखाई देता। ये घटनाएं बढ़ती चली गई और फिर रोज होने लगी। आखिरकार बाद में पता चला कि वो जगह कभी किसी जमाने में कब्रिस्तान हुआ करती थी और उसी कब्रिस्तान की जमीन पर वो बिल्डिंगें खड़ी की गई थी। फिर धीरे धीरे वो सभी लोग उस जगह को छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी लोग दावा करते हैं कि उन्हें वहां ऐसी भयानक परछाइयां दिखाई देती है। शायद तुम्हारे साथ जो हुआ वो इसी का हिस्सा होगा। अरविंद ने मुझे जो कुछ बताया था वो सच में डरावना था और उस दिन के बाद मैं फिर कभी भी टैक्सी पर नहीं गया। दूसरी कहानी जो है वो मेरे दोस्त के दादाजी के साथ हुई एक घटना है। घटना बहुत ही अजीब है, तो आइए मैं आपको वो कहानी अब उसके नजरिए से सुनाता हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे मेरे बचपन में एक कहानी सुनाई थी। कहानी बेताल की है। बेताल जिसे भूतों का राजा कहा जाता है और जो सबसे शक्तिशाली होता है। मेरे साथ जो हुआ था वो बहुत ही खौफनाक था। तो हुआ ये था कि एक रोज हमारे घर के सामने से किसी तरह की पालकी यानी सवारी जा रही थी। तब मैं छोटा था, अब इतना याद नहीं कि तब मेरे मन में क्या चल रहा था, पर जब वो सवारी गुजर रही थी तो मैं भी उनके बीच नाचने लगा। मेरी माँ उस दिन मुझे देख हैरान थी, क्योंकि मैं उसके बार बार बुलाने पर भी वापस नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद मेरी माँ मुझे जबरदस्ती खींचकर घर ले गई और फिर मुझ पर चिल्लाने लगी कि क्या पागलों जैसे नाच रहा था, किसकी सवारी है, कौन लोग हैं, कुछ पता भी है। माँ मुझे डांट रही थी और वहां पिताजी हंस रहे थे। पिताजी को हंसता देख माँ और गुस्सा हो गई और फिर दोनों को डांटने लगी। आखिरकार पिताजी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे रहने दे, उसे डांटने से क्या होगा। मैंने इसके जन्म के वक्त ही कहा था कि इसके रूप में मेरे पिताजी वापस आए हैं। उनका मानना था कि मैं उनका पिता हूँ और इसलिए वो मेरा बहुत लाड प्यार भी करते थे। मैंने मेरे दादाजी को कभी नहीं देखा था, मतलब मेरे जन्म से पहले ही उनका देहांत हुआ था। और तब पिताजी ने मुझे कहा था, तुम्हारे जो दादाजी थे, ढोल की आवाज सुनते ही पता नहीं उन्हें क्या हो जाता था। गांव गांव में कोई भी त्योहार हो, कोई शादी हो और कहीं अगर ढोल बज रहा हो तो अपने आप को रोक नहीं पाते थे। वो खुद अच्छा ढोल बजाते थे और इसलिए गांव के लोग भी उन्हें हर त्योहार में बुलाते थे। वो भी झूम झूम कर ढोल बजाते और नाचते थे। इस पर मैंने पिताजी से पूछा, फिर दादाजी कहाँ गए? मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा। पिताजी कुछ देर रुके और फिर कुछ याद कर कहा, पता नहीं, एक रात वो अचानक कहीं चले गए। उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। वो फिर वापस कभी घर नहीं आए। इसे सुन मेरे मन में थोड़ा कुतूहल जाग गया। मैंने दादाजी के बारे में सुना था कि कोई भूत वगैरह उन्हें लेकर चले गए थे। मैंने फिर पिताजी से पूछा कि मुझे वो कहानी बताइए ना, कि दादाजी के साथ क्या हुआ था। और फिर मेरे पिताजी ने जो मुझे बताया वो कुछ ऐसा था। जब ये सब हो रहा था तब मैं भी बहुत छोटा था, पर समझ रहा था कि घर में क्या हो रहा है। पिताजी को रात में घर के बाहर आंगन में सोने की आदत थी। वो कभी किसी त्योहार या कार्यक्रम में चले जाते तो आने में बहुत रात हो जाती थी और इसलिए वो ज्यादातर बाहर ही सोते थे। जैसा कि मैंने कहा कि उन्हें ढोल बजाने का और नाचने का बहुत शौक था और वो इतना ज्यादा था कि कहीं कोई ढोल की आवाज सुने तो उनका मन बेचैन हो जाता था। हमारा गांव ना एक पहाड़ के नीचे है और कभी कभी उन्हें उन पहाड़ों से ढोल नगाड़े बजने की आवाज सुनाई दिया करती थी। वो कभी उस तरफ गए नहीं थे, क्योंकि उन्हें वो आवाज जब भी सुनाई देती तो वो रात में सुनाई देती थी। अब वो ढोल की आवाज हमेशा नहीं आती थी, वो कभी कभार सुनाई देती थी। ऐसी ही एक रात वो आंगन में सो रहे थे और बीच रात उन्हें वही ढोल नगाड़े की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज ऐसी थी कि उनका नाचने का मन करने लगा। और उस वक्त के लोग घड़ी वगैरह कहाँ देखते थे। काफी महीने बाद उन्हें वो आवाज सुनाई दे रही थी, तो उन्हें लगा कि इस बार जरूर जाकर देखना चाहिए कि वहाँ आखिर है क्या। और वो आवाज की दिशा में उस पहाड़ की ओर चल दिए। चलते रहे, काफी देर तक चलते रहे और जब वो पहाड़ के पास पहुंचे तब उन्हें महसूस हुआ कि वो आवाज के बहुत करीब आ चुके हैं। आखिरकार कुछ थोड़ा और पहाड़ चढ़ने के बाद उन्हें मशाले वगैरह और काफी सारे लोग नाचते हुए दिखाई देने लगे। वो सब देखकर वो और उत्साहित हो गए। ढोल नगाड़ों का शोर भी और बढ़ता गया। उन्होंने देखा कि लोग ढोल बजा रहे हैं, बहुत सारे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं बेहोशी से। किसी को अपना होश ही नहीं था। काफी तामझाम और बहुत लोग थे वहां। पर सबसे आगे कहीं कोई सवारी थी, जैसे राजा महाराजाओं की सवारी निकलती है। अब वो उस सवारी से बहुत दूर थे, इतना दूर थे कि वो वहां से देख नहीं पा रहे थे। पर लोगों को नाचता देख वो भी उनमें शामिल हो गए और उनके बीच नाचने लगे। नाचते नाचते उन्होंने उनके बीच ढोल भी बजाया। मतलब वहां बहुत ज्यादा गुलाल वगैरह उड़े लगा। उनका शरीर, उनके कपड़े तक गुलाल के रंग से रंग गए थे। फिर काफी देर बाद वो सवारी एक जगह रुक गई। सभी लोग, सभी औरतें रुक गए थे और फिर एकदम से सब नीचे बैठ गए। दादाजी भी उनके साथ बैठ गए। असल में उन्हें पता ही नहीं था कि वो क्या था। उन्हें थोड़ा बाद में पता चला कि वो एक खाने की पंगत थी। फिर दादाजी इंतजार करने लगे कि खाने में आखिर क्या होगा। बहुत ज्यादा नाचने के कारण उन्हें बहुत भूख भी लग रही थी और पता भी नहीं था कि वहां क्या मिलने वाला है। लेकिन फिर भी वो उन अनजान लोगों के बीच बैठकर खाना आने का इंतजार करने लगे।
कुछ देर बाद वहां एक औरत खाना परोसती हुई आई और उनके सामने जो थाली या जो कुछ था उसमें वो औरत मटन और हड्डियां परोस कर आगे चली गई। अब जैसे ही मटन परोसा गया बाकी सबने खाना शुरू कर दिया, लेकिन दादाजी को वो थोड़ा अजीब लगा कि इसके साथ और कुछ नहीं है क्या खाने के लिए, जैसे चावल रोटी वगैरह। और वो उस परोसने वाली औरत को पूछने ही वाले थे कि तभी उनका ध्यान उसके पैरों की ओर चला गया। देखा तो उसके पैर उल्टे थे। वो एकदम से घबरा गए और उन्हें समझ आ गया कि वो किसी गलत जगह पर आ चुके हैं। घबराकर उन्होंने अपने आसपास देखा। वहां जो पंगत थी वो इतनी दूर थी कि उसका अंत ही दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें वहां नर कंकाल, भूत प्रेत, डाकिनियां और पिशाच नजर आने लगे। उन सब को देख उन्हें डर लगने लगा। पता नहीं कि वो यहां से बचकर निकल पाएंगे भी या नहीं। वो सब इतने ज्यादा थे कि किसी की शादी में भी कभी इतने लोग नहीं देखे होंगे। वो सब देखकर दादाजी एकदम से उठ गए। उन्हें लगा कि चुपचाप यहां से निकल जाऊंगा। तो उनके पास जो आदमी था, या भूत कहो, वो जो बैठा था उसने एकदम से उनका हाथ पकड़ लिया। दादाजी खड़े खड़े ही कांपने लग गए। और फिर उस भूत ने उन्हें कहा, तूने जो देखा है और जो देख रहा है वो सब सच है। तुझे जाना ही है तो यहाँ से कुछ खाकर जा, वरना ये अपमान माना जाएगा। अब दादाजी घबराकर फिर से नीचे बैठ गए। उन्होंने खाने के लिए एक निवाला उठाया, पर सामने और आसपास बैठी परछाइयों को और भूतों को किसी जानवर जैसा खाता देख उन्हें अंदर से बहुत अजीब महसूस हुआ। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि 4 नर कंकाल ने अपने कंधों पर एक अर्थी को उठा रखा है, जिसमें शव सफेद चादर में लिपटा हुआ है और वो नाचते हुए नीचे घाटी से कम चौड़ी पगडंडियों से चढ़ते हुए ऊपर आ रहे हैं। वो सब देखकर तो वो और ज्यादा डर गए। वो नरकंकाल नाचते हुए पंगत के बीच से ऊपर चले गए। ये सब नजारा देखकर दादाजी की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। दादाजी अंदर से इतना डरे थे कि बार बार निवाला उनके हाथ से नीचे गिर रहा था। तो आखिरकार उन्होंने वो निवाला वहीं रखा और तेजी से वहां से भागने लग गए। वो इतनी जान लगाकर भागे कि पूछो मत। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गिरते पड़ते बस घर की ओर भागते रहे। भागते हुए वो सीधे घर आ गए और घर के अंदर जाकर सो गए। सुबह जब वो उठे तब माँ ने देखा कि उनके शरीर पर गुलाल लगा है, चेहरे पर शरीर पर गुलाल का रंग है। तो माँ ने पूछा भी कि ये सब क्या हो गया है, तुम रात कहाँ गए थे? लेकिन पिताजी ने माँ को कुछ भी नहीं बताया। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं कुछ बता दूंगा तो कुछ बुरा हो जाएगा। और मुझे याद है कि तब उन्होंने कुछ झूठ बताया था। फिर वो नहा धोकर सबसे पहले मंदिर चले गए, भगवान से प्रार्थना की और वापस घर आ गए। उसी रात जब हमेशा की तरह वो बाहर सो रहे थे तब बीच रात उन्हें अपने कानों में कुछ आवाज सुनाई दी। हम तुझे लेने आए हैं, चल हमारे साथ। चल जही देख तो, उठ उठ, देख हमें, हम सब कितने सारे हैं, हम सब तुझे लेने आए हैं। दादाजी जब भी आंख खोलते तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था, और जब आंख बंद करते तो उनके कानों में वो सारी आवाजें सुनाई देने लगती। पर वो उस बात को टालते रहे। उन्होंने ये सोचा कि शायद डर के कारण उन्हें भ्रम हो रहा होगा, इसलिए वो उस बात को टालते रहे। लेकिन अगले 8-10 दिनों तक उनके साथ यही सब होता रहा। हर रात उन्हें वो आवाजें सुनाई देने लगी। आखिरकार उन्होंने माँ को बताया कि उस रात उनके साथ क्या हुआ था और वो जाने अनजाने में कहाँ चले गए थे। और फिर उस रात के बाद उन्हें अपने कानों में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। उस दिन माँ फिर उन्हें मंदिर लेकर चली गई और वहाँ के जो पंडित थे उन्हें मिलकर उन्हें वो सब घटना बताई। पंडित जी ने दादाजी के माथे पर बहुत रगड़ी और उन्हें हमेशा साथ रखने के लिए एक यंत्र दिया और कुछ मंत्र जाप करने के लिए कहा। उस यंत्र की रोज नियमित पूजा साधना करने के लिए कहा। जैसे पुजारी जी ने बताया था दादाजी ने सब कुछ ठीक वैसा ही किया। वो रोज नाम जप करते थे, पूजा पाठ करते थे और यंत्र की पूजा साधना भी किया करते थे। धीरे धीरे उसका असर दिखाई दिया और दादाजी को वो आवाजें सुनाई देनी बंद हो गई। फिर ऐसे ही 2-3 महीने बीत गए। उन्हें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। उनका नाम जप और मंत्र जाप भी कम हो गया। पाठ पूजा वगैरह सब कुछ धीरे धीरे कम होता गया और कम होते होते एक दिन बंद हो गया। वो यंत्रों को भी अपने साथ लेना भूल जाते थे। और एक रात वो हमेशा की तरह आंगन में सो रहे थे। अंधेरा जैसे बढ़ने लगा। उन्हें फिर वो आवाजें सुनाई देने लगी। चल उठ, हमारे साथ चल, हम तुम्हें लेने आए हैं। आज रात हम तुम्हें लेकर ही जाएंगे। आदेश है, तुम्हें हमारे साथ आना ही होगा। उठ, देख हमें, हम कितने सारे हैं। उस रात दादाजी को जैसे सदमा सा लगा और वो पागलों जैसे पूरे गांव में यहाँ वहां भागने लगे। हमें अंदर कुछ भी खबर नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें भागता हुआ देखा था, लेकिन वो खुद इतना डर गए थे कि घर से बाहर आने की उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। उस रात अमावस की रात थी और गांव वालों को भी पता था कि दादाजी के साथ पहले क्या हो चुका है। लोगों को लगा कि शायद कुछ देर बाद वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे। फिर वो अमावस का जो भी समय, अमावस का जो काल था, वो खत्म होने के बाद लोग उन्हें देखने बाहर आ गए। लेकिन फिर दादाजी कहीं नहीं मिले। लोग पूछते हुए हमारे घर आ गए तो माँ ने उन्हें कहा कि उसे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है और उस रात तुम्हारे दादाजी अचानक कहीं गायब हो गए।
माँ ने, मैंने और गांव के लोगों ने उन्हें बहुत ढूंढा, मतलब आसपास के गांव में, जंगलों में, पहाड़ों में, हर जगह पर वो कहाँ चले गए किसी को कुछ पता नहीं चला। और फिर एक कहानी ऐसी हो गई कि उन्होंने जो बेताल की सवारी देखी थी और उनमें जो भूत थे वो उन्हें उस रात लेने आए थे और वही उन्हें अपने साथ लेकर चले गए हैं। लोगों का यही अनुमान था और फिर यही कहानी बनी। फिर काफी साल बाद माँ ने मान लिया कि वो नहीं रहे हैं, क्योंकि दादाजी फिर कभी घर नहीं लौटे और ना कभी हमें उनकी कोई खबर मिली कि काश उस रात वो उस सवारी में शामिल न हुए होते तो वो आज हमारे साथ होते। तो दोस्तों ये थी आज की 2 कहानियां। आपको ये कहानियां कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर कमेंट करें, उसे लाइक करें और शेयर भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।